नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MK ज्ञानी बाबा। ई श्रम कार्ड के बारे में बताने वाले हैं आप। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या किसान भी कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन? जानिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, आप जुड़े रहिए, आपको सारे डिटेल्स में बताने वाले हैं। ई श्रम केंद्र सरकार पिछले साल अगस्त महीने में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लेकर सरकार की ओर से दावा किया गया कि इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। अब तक 20 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। आइए जानते हैं ई श्रम कार्ड और ई श्रम से जुड़े कुछ अनमोल फैक्ट्स। दोस्तों, आपको सारे डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं फ़ायदे। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जुड़े रहिए दोस्तों। क्या किसान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, लिहाजा EPF या ESI के मेंबर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि EPFO और ESI क्या होता है, दोस्तों क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, कई लोगों को पता नहीं रहता। EPF ESI क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में काम करने वाले लोगों को एक ESI इंश्योरेंस होती है। ठीक है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और PF जो फंड होती है वो कुछ अगर 2000 आपके कटते हैं महीने में, तो इसमें से 1000 रुपये कंपनी का और 1000 आपका सैलरी में से डिडक्ट होता है और वो जमा हो जाता है EPF अकाउंट में। जब आप जॉब छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको ये फंड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए और भी डिटेल में देता हूँ। नंबर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, सेल्फ एम्प्लॉयड कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार हैं और ESI या EPF को सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार यदि शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान, इकाइयाँ शामिल हैं जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई है और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती है। इकाइयों ESI और EPF के अंतर्गत कवर नहीं है। कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं, दूसरे किसान पात्र नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आय का कोई मानदंड है? ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं इसके लिए, तो क्या आपको इसके अंदर कोई साल के इनकम वाला कुछ दस्तावेज मांगते हैं? तो इसके लिए कुछ नहीं है, आप सुनते रहिए। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं है, लेकिन कामगार को अवश्य आयकरदाता टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अगर कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में आ जाता है, तो उसे केवल वही फायदे मिलेंगे जो संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू है। वर्कर्स के लिए जन्मतिथि या आय का कोई प्रमाण देना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? ई श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर, ये आपका वेबसाइट है
के जरिए कामगार या तो खुद कर सकते हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर, दोस्तों ये कॉमन सर्विस सेंटर एक जैसे कि प्रज्ञा केंद्र हो गया। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर में आप जाके जो कंप्यूटर से रिलेटेड आधार कार्ड वगैरह बनते हैं वो सब सारे चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके आप इसे कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सारा वो कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है, आप वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या रजिस्ट्रेशन का लगेगा पैसा? रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर के खाते से कोई पैसा नहीं कटेगा। वर्कर्स की बैंक डिटेल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदों या केंद्र राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले फायदों की वर्कर्स के खाते में परेशानी से रहित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अब से कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। आप लोगों से खाता नंबर इसलिए लिया जाता है ताकि वो सोशल सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, ताकि आपको जो ये सब आगे सेव रहे, कभी ज़रूरत पड़े खाते को उसमें रखा जाए तो वो दिक्कत नहीं है। आपको खाता नंबर देना अनिवार्य है, वो आपको देना पड़ेगा तो ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के वक्त पैसे का करना होगा चुनाव। रजिस्ट्रेशन करते वक्त वर्कर्स को अपने पैसे का चुनाव करना होगा। यह 2 लेवल सिलेक्शन पर पेस्ट होगा। पहले लेवल पर वर्कर को सेक्टर चुनाव करना होगा, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन आदि। दूसरे लेवल पर वर्कर को पेशे के तौर पर उस गतिविधि को चुनना होगा जिससे वह वर्तमान में कर रहा है। जो गतिविधि वर्कर की अधिकांश आय का सोर्स है वह प्राइमरी गतिविधि पेश होगी। दूसरी कोई गतिविधि जो माइनर होते हुए भी आय का महत्वपूर्ण सोर्स सेकेंडरी पेशी होगी। ठीक है दोस्तों, किन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत? पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अंदर डालते ही वह वहाँ के डाटाबेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होगी। कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। आधार संख्या, आधार नंबर जरूरी है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। बैंक खाता, यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणित के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वर्कर को सीएससी पर कोई भी दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया कि प्रज्ञा केंद्र, अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं है आपका मोबाइल नंबर तो आप प्रज्ञा केंद्र जाइए और प्रज्ञा केंद्र में जाके कंप्यूटर की दुकान जहाँ साइबर कैफ़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जाके करा लीजिए। वो आपको बायोमेट्रिक के थ्रू वहाँ पे सब कुछ लिंक कर देंगे और आपका ये कार्ड बना देंगे। ठीक है, कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्स अकाउंट नंबर। ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्स अकाउंट नंबर यानी यूएन नंबर रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। यूएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है, लिहाजा इसके रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कई लोग ना कन्फ्यूजन में होते हैं कि एक बार कार्ड बन जाएगा तो दोबारा से रिन्यूअल कराना पड़ेगा या क्या लगेगा, तो इसके लिए भी कहा गया इसमें रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बन जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मान कर चलो जल्दबाजी में कुछ भी आप फॉर्म भरवा दिए, अपडेट भरवा दिए हैं और बाद में आपको जो ऐसा लगे कि हाँ भी मुझे चेंज कराना है कुछ, तो बाद में इसमें एडिट कर सकते हैं। जहाँ आप बनाए हैं कार्ड पहले वहाँ पर जाके आप दोबारा से नया चीज़ें जो हुआ है आपका वर्कर्स वो आप जाके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर एसएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। अपडेट की जाने वाली डिटेल्स को में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसायी व शैक्षणिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं। आधार वाली फ़ोटो ही इस श्रम पोर्टल पर दिखेगी। फ़ोटो अपडेट करने का फीचर अभी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जो आधार, ये आपको ई श्रम बनेगा ना कार्ड, उस कार्ड में जो आधार कार्ड में पहले फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो आपका ई श्रम कार्ड में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वही ई श्रम कार्ड आपको मिलेगा। इसमें कोई श्रम कार्ड आपको कोई फ़ोटो चेंज करने के इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसमें आपको फ़ायदा। कितने लाख का फ्री बीमा मिलेगा? ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वर्कर्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एनरोल होंगे। इसके तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांग की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा योजना के तहत वह 1 लाख रुपए का हकदार होंगे। दोस्तों, इसमें आपको अगर काम करते करते हाथ पैर अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता अगर कभी टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 1 लाख रुपए का इसमें हकदार रहेंगे। ठीक है, वैसे 2 लाख का बीमा कवर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको बताते हैं कि इसमें कौन भरेगा इसका बीमा प्रीमियम। ठीक है, बीमा का पहले साल का प्रीमियम भारत सरकार का श्रम मंत्रालय भरेगा। दूसरे साल से वर्कर को 12 रुपये सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी कवर और 1 लाख रुपये का पार्शियल डिसेबिलिटी कवर मिलेगा। दूसरे साल से प्रीमियम का भुगतान उसी वर्कर को करना होगा जो बीमा को जारी रखना चाहेगा। दोस्तों, इसमें आपको पहले साल तो आप जब बनाएंगे वो फ्री होगा, दूसरे साल से आपको 12 रुपये लगेगा 1 साल की। ठीक है, जो इसके अंदर सारी चीज़ें आपको कवर होगा। ठीक है, तब बीमा आपका चालू रहेगा। ठीक है, अगर आप इसमें 12 रुपया नहीं कटेगा, आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक से सब कुछ लिंक रहता है। ठीक है, तो ये आपको बैंक से आपको सारी चीज़ें अकाउंट से 12 रुपये कट जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 12 रुपये आपका अकाउंट से कट जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कामगार की मृत्यु होने पर क्या प्रोसेस करनी होगी? फॉलो। रजिस्टर कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में कामगार द्वारा नॉमिनी बनाए गए व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ही श्रम पोर्टल ईसीएससी पर दावा दायर करना होगा। ये अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। श्रम परियोजनाओं के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा। ठीक है, यानी कि आप इसके अंदर अगर आप 60 साल के बाद हो जाएंगे तब भी आपका जो लाभ है वो मिलता रहेगा। ठीक है, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है भारत सरकार ने। ठीक है, अब इस हेल्पलाइन पर भी कुछ कंप्लेन हो, कुछ हो, संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, ये है अगर करने हो कोई शिकायत। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर दिया है, शुरू किया है। ठीक है, अगर कोई कामगार इस हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करने में असमर्थ होता है तो फिर वह सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 अंकों के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या किसी प्रकार की सहायता या पूछताछ के लिए नेशनल हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये हमारा वीडियो जैसे भी आपको लगा हो वो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग से अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आपको हम बनाएं वो आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और आगे भी और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलता रहे। तो बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।